गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। डालो, हेडिंग डालो। टॉपिक का नाम है आपका, सब्जेक्ट लिख लो भैया, इंटरनेशनल बिजनेस लिखो, एक लाइन तो लिखो, ज्यादा नहीं लिखूंगा। इंटरनेशनल बिजनेस लिखा। इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी टोटल कितनी यूनिट है? 5। 4th यूनिट करवा रहा हूं, पढ़ना 4th यूनिट पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुनते जाओ। टॉपिक कितने पढ़ने? इसमें 3 टॉपिक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख रहा है, फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा वर्ड है वर्ल्ड बैंक। ये 3 टॉपिक किया और ये चैप्टर खत्म है। चैप्टर मतलब यूनिट खत्म हो जाएगी आप लोग, ठीक है। मैं अभी यूनिट 4 की बात कर रहा हूं। यूनिट 2 में सब में 3 है, बट यूनिट 4 की बात कर रहे हैं। अब सुनो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को अगर आप समझ लेते हो तो शायद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, ये इंटरनेशनल, इसमें पता है 2 वर्ड्स हैं आपको, एक तो वर्ल्ड बैंक मिलेगा और एक आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिलेगा। ये IMF और वर्ल्ड बैंक क्या थी और कैसे आई, ये सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ साथ रहना प्लीज। अब सुनो प्लीज, मेरी बात देखना, ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले पुराने जमाने की बातें कर रहा हूं। सबसे पहले राजा महाराजा का टाइम था। तो जो राजा महाराजा थे ना, उस टाइम पे चलती थी गोल्ड की सर्फियां। आप समझो क्या बोल रहा हूं? उसमें क्या होता था, अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, अगर 2000 का नोट है और आपके पास 500 का नोट है, उसको तोलोगे ना तो वजन सेम आएगा। बट पहले गोल्ड की कॉइन्स नहीं होती थी, गोल्ड के वजन से आप सामान खरीदा करते थे। तो जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना आपको सामान मिलता था। तो पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे ना, वो गोल्ड से हुआ करते थे। ये बात कर रहा हूं 18वीं सदी की, राजा महाराजा के टाइम, ठीक है। नहीं, बार्टर से बाद में, इसको बोलेंगे द गोल्ड स्टैंडर्ड। सुनते जाओ, लिख लेना। उसके बाद आया इंटर वॉर ईयर। ये इंटर वॉर ईयर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टाइम। ये वॉर हुआ था आपका 1914 के आसपास। अब सुनो, यहां पे गेम हुआ था सारा। इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, तब की बातें कर रहा हूं मैं आपसे। तो जब इंटर वॉर ईयर हुआ था ना, तो इंटर वॉर ईयर का मतलब है सारी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन किया था वॉर में। जब लड़ाई हुई थी, बोले मैं भी। जब सब लड़ लिए, ईगो हट करती है ना, ईगो से लड़ाई होती है। लड़ने के बाद पता लगता है क्यों लड़े और लड़ने से कितना लॉस हुआ। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब अगर आपको लड़ना है तो आपको बम भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। टॉपिक को ध्यान से सुनना। तो न तो आपके पास बम है न हथियार है, कोई बात नहीं। यूएस बोल रही है, रशिया बोल रही है, हमारे पास है, हमको आप गोल्ड दो, हम आपको हथियार देंगे। उन्होंने बम दे दिया, गोल्ड ले लिया। गोल्ड लिया, करेंसी नहीं ली। आपकी करेंसी इंडिया के रुपए की वैल्यू नहीं है, गोल्ड की वैल्यू है। गोल्ड लेते गए और उनको क्या देते गए? वो वेपन्स देते गए। अब उन्होंने वेपन से करी लड़ाई। जब कभी भी किसी कंट्री में लड़ाई होती, यूक्रेन में हो रही नहीं हो रही? यूक्रेन पार्किंग बन गया।
आप कितनी भी गाड़ियां खड़ी कर सकते हो, पूरा पार्किंग बना दिया उन्होंने, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब कंट्री में लड़ाई होगी, बम्स गिरेंगे, हथियार चलेंगे, तो कंक्लूजन है कि कंट्री की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खत्म। ये सारा गेम किसने खेला? यूएस ने खेला। ये किसने खेला? यूएस ने। यूएस के पास सारा पैसा इकट्ठा हो गया, सारी कंट्रीज का पैसा किसके पास आ गया? यूएस के पास में, और सारी कंट्री खत्म। अब खत्म का मतलब क्या है? इंटर वॉरियर। सुनना भैया, इंटर वॉरियर के अंदर सारी की सारी बैंक्स कॉलेप्स हो गई थी, हर कंट्री की बैंक्स कॉलेप्स हो गई थी, हर कंट्री का स्टॉक मार्केट कॉलेप्स हो गया था, साथ ही साथ में वहां पर बैंकरप्ट हो गई थी, बैंक्स बैंकरप्ट हो गई थी, कंट्री में डिप्रेशन आ गया। एक तो था इन्फ्लेशन, एक होता मंदी, भयंकर डिप्रेशन आ गया, और लोगों के पास खाने को नहीं था, जो अभी प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हो रहा है, जो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अब पता है क्या है? अब अमेरिका ने दिमाग लगाया, ठीक है अभी हो गए ठंडे, अब इनको अपनी कंट्री को वापस क्या करना है, बोलो, रिवाइवल करना है। क्या करना है? कंट्री को ग्रो करना है। अब कंट्री ग्रो करने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बोले आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अब हमारे पास आ जाओ, इसको बोलेंगे ब्रिटेन वुड सिस्टम। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या बोलेंगे इसको? बोलो। ये 1945, इंडिया की आजादी से पहले की बातें कर रहा हूं मैं। 1947 में इंडिया आजाद हुई थी। 1945 में यूएस ने, जब 1944 के आसपास वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 1945 में यूएस ने बोला आ जाओ, जिस जिस कंट्री को जितना लोन चाहिए हम देंगे, बट कंडीशन हमारी हो। एग्रीमेंट पे साइन करो, पैसा ले जाओ। एग्रीमेंट पे साइन करो, जो पैसा देंगे ना उस पर अच्छा खासा हम इंटरेस्ट रेट लेंगे। ऐसा नहीं फ्री में नहीं बांट रहे हो, ब्याज देंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे चलेंगे। यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए गए, यहां बोला गया एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? यूएस डिसाइड करेगा। हर कंट्री की रेट कौन डिसाइड करेगा? यूएस। यूएस ने डॉलर की रेट डिसाइड करनी है, उसके बेस पे सारी कंट्री की रेट डिसाइड होगी। यूएस क्या कहते हैं? अच्छा भाई ठीक है, चलो कल से इंडिया की रेट हो जाएगी भैया, $1 हो जाएगा 200 रुपए। अनाउंस कर दिया यूएस ने। कर दिया तो कर दिया, कर दिया तो वो अलाउ है, मानना पड़ेगा उस कंट्री को। ये यूएस ने सुपर पावर, यूएस ने बोला लोन इसी बेस पे दे रहा हूं मैं, कि मैं एक्सचेंज रेट हर कंट्री की मैं डिसाइड करूंगा, चेंज मैं करूंगा, मेरे को मन होगा वो रेट रखूंगा। तो आप बताओ, अगर किसी भी कंट्री की एक्सचेंज रेट यूएस डिसाइड करेगा तो उस कंट्री को कभी भी जमीन में डाल सकता हूं। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रेट चेंज कर दो, कंट्री खत्म। आप सोच रहे हो जिस दिन एक्सचेंज रेट खत्म हो गई, चेंज हो गई, उस दिन उस कंट्री की क्या हाल होगी? खत्म हो जाएगी वो कंट्री। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है? पहले पाकिस्तान का $1 140 170 रुपए के आसपास था। अब पाकिस्तान का जो $1 है उसकी रेट पता है क्या है? 350 400 रुपए होगी। तो पाकिस्तान की कंडीशन ये कि अब आज नहीं तो कल बैंकरप्ट हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। अब आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, आईएमएफ कह रहा है लोन दे दूंगा मैं, बट कंडीशंस लगा रहा है। क्या कंडीशंस लगा रहा है? ये रूल्स लगा रहा है। अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो कह रही है हम ये रूल्स मानेंगे नहीं, लोन मिल नहीं रहा, तो कंडीशन बहुत खराब हो गई। अब सुनो सुनो, ये जब ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, उसके बाद में 1973 आजादी के बाद, सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर उसके बाद में जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन लिया था, सुनते जाओ, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से क्या लिया था? लोन लिया था, सारी मेंबर कंट्री ने कहा $1 नहीं देंगे, न ब्याज देंगे, जो करना है कर लो। किसको बोला ये बात? यूएस को बोला। क्या बोला? न तो हम ब्याज देंगे न हम पैसा देंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, ये कोई तरीका है तुम्हारा? रेट कभी भी तुम चेंज कर दो, हमको तो बेवकूफ बना रखा है तुम लोगों ने, हम नहीं करेंगे। लास्ट में यूएस समझ गया कि अगर इस पे चले तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, सारी कंट्री हमारी क्या हो जाएगी। तो फिर यूएस ने दोबारा एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में फाइनली डिसाइड हुआ कि एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होगी। एक्सचेंज रेट क्या होगी? कोई डिसाइड नहीं करेगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिमांड एंड। जब किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड आएगी तो करेंसी महंगी हो जाएगी, सप्लाई आएगी तो सस्ती हो जाएगी। वो अब पाकिस्तान के जो हो रहा है वो डिमांड सप्लाई पे हो रहा है। पाकिस्तान की करेंसी की सप्लाई बढ़ गई तो वैल्यू क्या होगी उसकी? कम होगी। चलो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बोलो। ब्रिटेन वुड सिस्टम। इनका जो जन्म हुआ था ना, दो चीजों का जन्म हुआ था, एक तो आईएमएफ और दूसरा कौन है? बोलो, वर्ल्ड बैंक। ये कब हुआ था? बोलो, 1945 में। अब सुनना सुनना, यहां से चलते हैं, आईएमएफ भी मिलेगा आपको, वर्ल्ड बैंक भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे आपको। अब सुनो, यहां पे आ जाओ, टॉपिक का नाम लिख लो भैया, वर्ल्ड बैंक लिख लो, कुछ लाइंस लिखना, लाइंस मतलब पॉइंट बस। टॉपिक का नाम लिख लो वर्ल्ड बैंक। लिखा? आ रहा हूं मैं, यहां लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, 2 मिनट रुकना। अब सुनो, वर्ल्ड बैंक कब कब एस्टेब्लिश हुआ था? बोलो फटाफट बोलो। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? बोलो, 1945 में। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, ये ब्रिटेन वुड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो जगह है, वॉशिंगटन में जगह है ब्रिटेन वुड,
ठीक है, आप समझ लो, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिटेन वुड। कोई दिक्कत? वर्ल्ड बैंक का जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1945 में। उससे पहले 1994 में क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन में हुई थी। और वॉशिंगटन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो जो कॉन्फ्रेंस का नाम था, उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? बोलो, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिटेन वुड सिस्टम। क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रिटेन वुड सिस्टम। बोलो, यहां तो कोई डाउट है? इसमें 10,000 एम्प्लॉइज थे और ये 120 ऑफिस थे। छोड़ो छोड़ो उसको। हाँ भाई, इतना सा लिख लो, 1945 में वर्ल्ड बैंक बना था। 1944 में इसका क्या हुआ था? बोलो, वॉशिंगटन में कॉन्फ्रेंस हुई थी। बस यहां तक क्लियर है? क्या हो गया? अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुना, जल्दी मत करना। वर्ल्ड बैंक को दो पॉइंट्स पे ब्रेक कर लो। लिखो वर्ल्ड बैंक, लिखो, उसके नीचे दो पॉइंट लिखना। एक वर्ड लिखो IBRD, वर्ल्ड बैंक हेडिंग डालो और दो पॉइंट्स लिखो। पहला लिखो IBRD और तीसरा वर्ड, सेकंड वर्ड लिखो IDA। IBRD यहां पे हेडिंग डालना, लिखो वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के नीचे दो पॉइंट लिख लो। एक तो लिखो IBRD और तीसरा वर्ड लिखो IDA। बस इतना लिख लो। लिख लिया? दूसरा क्या था सर? IDA। अब सुनो, इधर देखो, दिखाई देगा आपको। अब सुनो, अगर मैं IBRD की बात करता हूं, फुल फॉर्म क्या है? इस फुल फॉर्म से काम हो जाएगा सारा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से सुनना, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो कंट्री खत्म हो चुकी है, जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो चुका है, उस कंट्री को वापस से क्या करना है? आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। इसीलिए IBRD का जन्म हुआ। ये वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। अब सुनो, IBRD ने बोला था लोन देंगे, IBRD ने बोला था लोन देंगे, बट लोन देंगे हम कौन सी रेट पे? मार्केट रेट। ऐसा नहीं है कि भैया तुम गरीब आदमी हो तो तुमको रेट कम कर देंगे या फ्री में दे देंगे। दान पुण्य वाला काम नहीं है हमारा। ब्याज लगेगा पूरा पूरा, और जो मार्केट में रेट चल रही है वो चलेगी। बोले, यहां तो कोई डाउट है क्या? किसने बोला था ये बात? तो IBRD का जो मोटिव था वो क्या था? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। सेकेंडरी मोटिव था कि उस कंट्री का डेवलपमेंट करने। तो डेवलपमेंट मोटिव सेकेंडरी है, प्राइमरी मोटिव क्या था? अब आते हैं अपन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी इसी का पार्ट है। इसने भी लोन दिया, बट इसने लोन दिया पुअर नेशंस को, गरीब लोगों को लोन दिया, गरीब कंट्रीज को लोन दिया। यहां पे जो इंटरेस्ट रेट थी वो सब्सिडाइज थी। क्या थी यहां पे इंटरेस्ट रेट? बोलो, सब्सिडाइज। कम रेट में ब्याज पे लोन दिया, और इन्होंने बोला ठीक है यार, खत्म ही हो रही है कंट्री, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, इसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, कंट्री के लोग मर जाएंगे, जैसा भी पाकिस्तान में होने वाला है। अभी IDA आएगा, IBRD का तो नाम नहीं आया। कौन देगा पाकिस्तान को लोन? IDA। क्यों देगा? क्योंकि वो किसमें काउंट हो गई? पुअर 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 कंट्री में काउंट हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ? आ रहे समझ में? अब सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, इन दो पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बोलो। उसके बाद में अब सुनना, वर्ल्ड बैंक के पास में तीन वर्ड्स और निकल के आए थे। एक तो MIGA है, बताऊंगा क्या होता है, लिख लो आप MIGA। इसके नीचे पॉइंट डालो। पहला पॉइंट क्या लिखा था आपने? IBRD। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर, फिर IFC क्या था? सेकंड था IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड लिखो MIGA। उसके इसी के नीचे वर्ल्ड बैंक के पॉइंट्स हैं सारे, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो MIGA। अब रुको रुको रुको, एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, पर वापस आना भैया, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। एक कंट्री आती है, सर हमारी कंडीशन बहुत खराब है, लोन दे दो। चलो ठीक है, 2,000 5,000 करोड़ का लोन ले जाओ। दूसरी कंट्री आती है, बोले लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक आती है, बोले तो 10,000 करोड़ का लोन ले जाओ। अरे तो कहीं कुबेर का खजाना है क्या? वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहां से आ रहा है? भाई आपने लूटा, हथियार दिए, तो पैसा तो कब का खत्म हो गया होगा। पैसा आ कहां से रहा है? आप ऐसे करोड़ों रुपए के लोन बांट रहे हो, तो पैसा तो आ रहा है कहीं से आपके पास में। इसे बोलते हैं MIGA। टॉपिक पे ध्यान से सुनना, क्या टॉपिक है बोलो? MIGA। पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बैंक है, वो सारी बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड है। सारी की सारी बैंक किसके साथ एसोसिएटेड है? वर्ल्ड बैंक के साथ। अब सुनना, वर्ल्ड बैंक कहती है कि भैया बुला लिया, 10 बैंकों को बुला लिया, इधर आओ, 500 करोड़ का लोन देना है, 1,000 करोड़ का लोन देना है इस कंट्री को, या 10,000 करोड़ का लोन देना है इस कंट्री को। तो बैंक कहती है ठीक है सर, हमारे 10,000 करोड़ कॉन्ट्री करके वो लोन देते हैं। अब एक बात बताओ, वो लोन वर्ल्ड बैंक नहीं दिया, किसने दिया लोन? वो बैंक्स ने दिया। बट यहां पे जो वर्ड है उसको पढ़ना, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। इसका मतलब है
कि वर्ल्ड बैंक ने गारंटी ली है उस कंट्री की कि अगर वो कंट्री लोन नहीं पे करेगी तो उस लोन को कौन पे करेगा? बैंकों को मतलब नहीं है भैया, बैंक पैसा उस कंट्री से नहीं मांगेगी, बैंक किससे पैसा मांगेगी? तो वर्ल्ड बैंक बीच में गारंटर है, लोन दिलवाने में गारंटर होती है, अपना कमीशन लेती है, बाकी इंटरेस्ट बैंक के पास ही जाता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या है? सब बैंकों को इकट्ठा करना और अलग अलग कंट्रीज को लोन दिलवाना, और बीच में क्या बनना है? गारंटर बनना है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है पॉलिटिकल रिस्क। अगर कंट्री में लड़ाई हो गई या कंट्री खत्म हो गई तो पैसा वापस नहीं आएगा, है ही नहीं। पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया, चाइना रो रहा है, चाइना बात नहीं करता पाकिस्तान से, बोले मेरा पुराना पैसा दे दे, बोले पैसा होता तो देते। जिससे लोन लाते हैं ना उसको खा जाते, पैसा है ही नहीं। चाइना जो बेस्ट फ्रेंड था ना पाकिस्तान का, वो बात नहीं कर रहा है, बोले हमारा लोन दे दो यार। बोले ले लो यार, क्या लोगे? जमीन चाहिए लो, जमीन ले लो और कवर कर लो हमको, हमारे पास कुछ नहीं है। ये कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन होगी? अभी कुछ नई चीजें होने वाली है, मैं अभी इस पे ऑन नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ आगे चलते हैं। अब सुनो इधर देखो, फिर एक नेक्स्ट वर्ड आया। क्या नेक्स्ट वर्ड आया? बोलो IFC। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समझा रहा हूं। देखो आप लोग दिमाग में बैठाओ, खाली ये पॉइंट्स भी बैठा लोगे ना, आप इतना लिख के आओगे कि सामने वाला बोलेगा जुगाड़ तो इसको पता है। ये जो मैं नाम ये लिखवा रहा हूं ना, आप लोग की बुक में MIG लिखा हुआ है, बट ये नहीं लिखा हुआ MIG काम क्या करता है। आपकी बुक में IFC लिखा हुआ है, आप ठाकुर उठा लो, आपकी बुक उठा लो, चाहे 1 वीक उठा लो, नाम लिखे हुए, पर अंदर क्या है उनको भी नहीं पता। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो क्या है, बोलो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? IFC। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में कुछ परसेंट रखती है ना, बोला था मैंने ये बात, कुछ परसेंटेज वो रखेगी, बाकी बैंक वाला बैंक ले लेगा, बीच में अपना कमीशन चार्ज करेगी, बोली थी मैंने बात। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलो? IFC। लिखो फुल फॉर्म, लिखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये क्या एक्चुअल में इस सब्जेक्ट पे हम लोगों ने रिसर्च कर रखी है, तो मैं क्या बहुत अंदर तक जा सकता हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिखा आपने, सुना भैया? वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव था भैया जब लोन देते हैं, आज एक बात बताओ, लोन लेने कौन जाता है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाएगी, प्राइवेट आदमी नहीं जाते। लोन लेने कौन जाएगा? पाकिस्तान की। तो वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तान का डेवलपमेंट कर रहा है, बट पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट कर रहा है। इस पैसे से किसका डेवलपमेंट होगा? पब्लिक। मानते हो नहीं मानते हो? बट वापस आता हूं मैं। IFC का काम था, ये भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, और IFC क्या करता था, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को लोन चाहिए तो लोन कौन देता था? IFC देता था। वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ये। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए IFC को बनाया गया। समझना मेरी बात को? वर्ल्ड बैंक का काम तो क्या है? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, मतलब रोडवेज, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इनमें पैसा लगता है। बट अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए, वो भी देती है, वर्ल्ड बैंक देती है उसके लिए पैसा, पर वो किसके थ्रू देगी? IFC थ्रू देगी। तो प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए IFC काम आएगा, और बाकी जितने भी थे ना ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट, IDA, IBRD, ये सब किसको देती है लोन? पब्लिक सेक्टर को देती है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पॉइंट है भैया आपका ISICDI, दिखा है आपको? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। बड़ा खतरनाक चीज है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। लिख लिया भैया? अब एक बात बताओ, कंट्री ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं है मेरे पास तो पैसा, होता है ना, पाकिस्तान ने कर रखे, तो उस डिस्प्यूट के मैटर को अगर सेटल करना है तो कौन सेटल करेगी उसको? वर्ल्ड बैंक सेटल करेगी। आप समझ रहे हो? ये हेडेक किसकी है बोलो सेटल करने की? वर्ल्ड बैंक। अब उसको कैसे सेटल करती है, वो कौन सी कूटनीति अपनाती है, या फिर उसकी जगह लेती है, कुछ ना कुछ करेगी, बट जितने भी बैड डेट्स होने वाले मैटर है, या फिर जहां लोन रिकवरी नहीं होगी, उसके लिए सेटलमेंट के लिए उन्होंने अलग से बना रखा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जहां जहां डिस्प्यूट हो गए उनको सबको सेटल कौन करती है? बोलो वर्ल्ड बैंक। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या भाई? एक बात बताओ, अभी पाकिस्तान को लोन दे रहे नहीं दे रहे लोग? पाकिस्तान ने कर दी हाथ खड़े, न तो ब्याज चुकाया न लोन चुकाया। तो अब जब हाथ खड़े कर दिए तो लोन किसका था? बैंक का नहीं था, वर्ल्ड बैंक का नहीं था लोन, ये लोन किसका था? अदर बैंक्स का था। तो सेटलमेंट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा। या तो हो सकता है पाकिस्तान में किसी इमरान खान को उठा के ले जाए, या शहबाज शरीफ को उठा के ले जाए, या लीगली इलीगली जो भी नाटक करने होंगे, जो भी उसको लीगल रिस्ट्रिक्शंस लेने को लेगा, लेके कुछ ना कुछ करेगा उसका, और क्या करेगा?
इसके लिए सेटलमेंट करने के लिए कौन करता है सारे काम? वर्ल्ड बैंक। इसने वर्ल्ड बैंक ने से अलग से क्या बना रखी? एजेंसी बना रखी। क्या नाम रखा उस एजेंसी का? इंटरनेशनल, नहीं MIG है, गारंटी दे रहा है, रिकवरी नहीं कर रहा, माथाफोड़ी नहीं कर रहा। माथाफोड़ी कौन करेगा बोलो? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? वर्क कर गया वर्ल्ड बैंक? बोलो। अब सुनो सुनो, जल्दी मत करो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ऑब्जेक्टिव या दोनों के जो वर्क थे वो करीब करीब 90% क्या थे? सेम थे। जो IMF के फंक्शंस है ना, वो वर्ल्ड बैंक के फंक्शन है। IMF भी लोन देता था, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता था। वर्ल्ड बैंक का बस काम इतना सा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है, रिकंस्ट्रक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। और IMF का था कि मॉनेटरी रेट पे, किस पे ध्यान देना है ज्यादा? एक्सचेंज रेट, ट्रेड, इन पे ज्यादा IMF ध्यान देता है। वापस आते हैं, अब सुनो सुनो, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक दिखाई दे रहे क्या आपको? हाँ भाई, सबसे पहला फंक्शन बताओ, आप लोग बता दो, कोई नई बात कर रहा हो तो बोलो। क्या करता था ये? लैंडिंग। तो वर्ल्ड बैंक का पहला फंक्शन, लिखो लिखो लिखो, खाली पॉइंट पॉइंट लिख लो। अच्छा, साथ के साथ लिख लो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो IMF के फंक्शन। वर्ल्ड बैंक का फंक्शन लिखा और बगल में जो टी बना लो, टी बना लो, IMF का फंक्शन, वर्ल्ड बैंक का फंक्शन। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या वर्ड है बोलो? लैंडिंग। यही तो काम था। वर्ल्ड बैंक क्या करता था भैया? लोन देता था। अब लिखो लिखो, वापस लिखो, फंक्शंस ऑफ IMF, लिखो फटाफट लिखो, याद हो जाएंगे। पता है क्यों? दो क्यों याद करो, एक याद करूंगा, दोनों में चिपकाऊंगा, आएगा तो एक ही, या तो वर्ल्ड बैंक आएगा, IMF आएगा, तो टॉपिक तो एक ही है, चिपका दूंगा एक ही चीज वापस। इधर आ जाओ, क्या लिखेंगे बोलो? सेकंड पॉइंट लिखना, वापस लिखो, फंक्शंस ऑफ IMF। फंक्शंस ऑफ IMF, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ये देखो, ये टॉपिक क्या है, यहां से पढ़ रहा हूं मैं। रोल एंड फंक्शंस ऑफ, क्या लिखा है बोलो? IMF। ये नोट दे दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लेना। क्या लिखा है पढ़ो? लोन टू द कंट्री। अरे फर्स्ट को छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं कॉमन कॉमन लिखो ना यार। लोन, रोल और फंक्शंस हो गए ना, रोल का और फंक्शन का मतलब तो एक ही होता है। हाँ, IMF में भी है और वर्ल्ड बैंक भी है। लोन टू द कंट्री, वहां भी लोन था, यहां भी लोन है। क्या करते हैं भैया बोलो? मेंबर कंट्रीज जिन्होंने हमारे साथ में एग्रीमेंट किया है, हम उनको लोन देंगे। जो हमारे साथ मेंबर कंट्री बनेगा, हम उनको क्या देंगे बोलो? लोन देंगे। अब रुको रुको, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, दोनों का लोन का ऑब्जेक्टिव अलग है, तभी तो ये अलग अलग बने, नहीं तो फिर ये वर्ड ही क्यों आया? इधर जो लोन दिया जाता है ना, कौन दे रहा है लोन? IMF। तो जब IMF लोन देता है ना, IMF पता है क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है। ये जो एक्सचेंज रेट होती है ना, जो फ्लक्चुएट करती है, उसको क्या रखना है? स्टेबल रखना है, जिससे कि कंट्री है ना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सके। क्या कर सके? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, फॉरेन में जाके ब्रांच खोल सके। आज लोग इंडिया में आ रहे हैं, आज नोएडा के अंदर आपका योगी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मंगवा लिया, फॉरेन की कंपनीज नोएडा के अंदर आके जबरदस्त तरीके से बिजनेस खड़ा कर रही है। तो वो लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ की कंट्री की एक्सचेंज रेट क्या है बोलो? स्टेबल। स्टेबल है, आप समझना मेरी बात को। अगर आपका रुपया फ्लक्चुएट करता है जैसे पाकिस्तानी रुपए कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आदमी नहीं आएगा, सब यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जाएंगे, जो भी चाइना में हो रहे हैं। चाइना से लोग इन्वेस्टमेंट निकाल निकाल के कहा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बोलो? इंडिया में। आ जाओ भैया, इधर देखना, इधर देखना, पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं। अनदर बेनिफिट ऑफ IMF इज, बोलो बोलो क्या कर रहा है? लेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेंबर कंट्रीज। जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दे रहे हैं मेंबर कंट्रीज, दिखाई दे रहे हैं? आगे पढ़ना, इट हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू डील विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम होगी ना उसके लिए लोन मिलेगा। आप ध्यान से पढ़ना काम की चीज। एक बार दिखा देगा, डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वर्ड बार बार आएगा, पूरे चैप्टर में मिलेगा। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट? मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, आपकी जॉब लगी, आपका मंथली पैकेज है, मैं एनुअल नहीं जा रहा हूं, मंथली जा रहा हूं, मंथली सारा काट पीट के आपका 40,000 रुपए बच जाते हैं। अब वो जो 40,000 रुपए बचते हैं ना, जो मतलब कंपनी दे रही है आपको 40,000 रुपए, आपकी क्या शौक बड़े है, आपकी विजन, आपकी सोच बड़ी है, आप अलग जगह पे उसको खर्च करते हो, तो आपका खर्चा होता है 50,000 रुपए महीना। कितना खर्चा आपका? ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको मिल रहा है, इनकमिंग आपकी 40,000 की है और आउटगोइंग कितनी है आपकी? तो अब ये 10,000 कहां से आ रहे होंगे? ये 10,000 आ रहे हैं घर से। घर पे फोन कर, पापा 10,000 भिजवा दो। पापा बोले बेटे एक बार सुन, एक बात बता, तो कमाता कितना है? बोले पापा 40,000। तो 40,000 रुपए कमाता है, 10 मेरे से मंगाता है, तो कर क्या रहा है? तो ऐसा कर, तो घर आ जा, और जो झाड़ू पोछे या जो भी खेती वेती का काम है वो कर, तू आराम से, 10 तो बचेंगे भाई। तो कर क्या रहा है? तो
मेरे को किसमें दे रहा है बोलो, 99% किसमें दे रहा है बोलो, लॉस में दे रहा है। इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब इनकम आपकी कम है और एक्सपेंडिचर आपकी, तो आपकी कंट्री किसमें जाएगी बोलो, माइनस। हाँ ठीक है। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, जो अभी इस टाइम पे किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, माइनस में चल रहा है। तो अगर कोई भी माइनस में चलेगा तो माइनस को प्लस लाने के लिए इनको क्या लेना पड़ेगा, पापा से पैसा मांग रहे थे 10,000 पे, अब कंट्री का पापा कौन है, आईएमएफ, तो आईएमएफ से पैसा मांगोगे, पैसा दे दो माइनस में जाने, तो पैसा देंगे तो वापस किस पे आ जाएगा, डिस्क्लिब्रियम किस में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, टू मेंटेन द स्टेबल ग्रोथ। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं क्या? हाँ भाई क्लियर हुआ क्या एक पॉइंट, आगे समझ में, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। सेकंड पॉइंट पढ़ना भैया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन पढ़ो, क्या लिखा है बोलो, सेकंड है आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का काम है उस कंट्री को डेवलप करना है जो कंट्री खत्म हो चुकी है लड़ाई के बाद में। जब कंट्री लड़ाई के बाद खत्म हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे बोलो, डेवलप करेंगे। बिफोर फाइनलाइजिंग द लोन द वर्ल्ड बैंक एनालाइज, देखो ध्यान से देखो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो एंड मेक द फाइनल डिसीजन। वर्ल्ड बैंक उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम देखेगी, इकोनॉमिक सिस्टम देखेगी और फिर फाइनल डिसीजन लेगी कि मेरे को इस कंट्री को क्या करना है बोलो, डेवलप करना है। एंड जनरेटिंग द लोन बाय कीपिंग द आई ऑन द प्रोजेक्ट। ध्यान से देखो, एक वर्ड दिखाई देगा आपको, आई 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 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इस आई को और इस टॉपिक को मैं यहां लेके जा रहा हूं, किस पे लेके जा रहा हूं बोलो, आईएमएफ पे। आ जाओ भैया, आईएमएफ को देखना, आईएमएफ पे एक वर्ड दिखाई देगा आपको, यहां पे पढ़ते हैं अपन, फंक्शंस ऑफ आईएमएफ दिखाई देगा आप लोग को, मिला? हाँ ये रहा, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वेलियंस, जिसको अपन दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, आई बोल। अब एक बात बता दो, सुनना मेरी बात को, सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनना। आपको 500 करोड़ का लोन मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, मान लेते हैं पाकिस्तान को 500 करोड़ का 1000 करोड़ का लोन मिल गया आईएमएफ से। किसके लिए दिया था लोन, पर्पस क्या था लोन का बोलो, पाकिस्तान ने क्या बताया था उनको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए, भाई हमारी कंट्री खत्म हो रही है, हमको लोन चाहिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही पैसा आया उस पैसे से बना दिए बम, मतलब भूख मर रहे हैं पाकिस्तान की जो आवाम है, इस लैंग्वेज को आवाम बोलते हैं, क्या मर रही है बोलो, भूख मर रही है, और क्या बना लिया उन्होंने, बम बना दिए। क्यों, क्योंकि हम बाकी कंट्रीज को डराएंगे, मतलब हमारे हमारे पास में ना पैसा, भूख चलेगी बट हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए। आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, इकोनॉमिक सर्वेलियंस टॉपिक पे ध्यान से सुना, क्या वर्ड है बोलो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको लोन देंगे तो जिस पर्पस के लिए लोन दिया है ना, वो पर्पस पूरा होना चाहिए, आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वेलेंस। हाँ भाई क्लियर हुआ, वहां पर भी ये बात हो रही थी, कीपिंग द आई, क्या रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो ना, जो पैसा हमने दिया उसके ऊपर क्या रखेंगे हम, नजर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको क्या कर सकते हो बोलो, मिसयूज कर सकते हो। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं, एक और पॉइंट है भैया, इधर से देखो, देखो हल्का हल्का सा बस पॉइंट पॉइंट बताया था, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। आप तो ये मान लो कि ये सारे पॉइंट कहां डाल देना, दोनों में कॉपी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो भैया, क्या मिलेगा बोलो, बोलो फाइनेंशियल सर्विसेज, दिखाई दे रहा है आपको, लिखो लिखो फटाफट लिखो, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मतलब है काउंसलिंग टू द बोरोइंग कंट्री। अगर मान लो आपने बोरोइंग कंट्री को 100 200 500 करोड़ या 1000 करोड़ दे दिए, उसको समझ में नहीं आ रहा, लगाऊं कैसे, खर्चा कैसे करूं, इस पैसे को कैसे काम में लूं, तो उसके लिए हम साथ में क्या देते हैं बोलो, बोलो काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पैसा तो दिया, साथ में 2 आदमी भी दे दिए, एक्सपर्ट आदमी दे दिए, और वो एक्सपर्ट आदमी उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये डेवलपमेंट में दिमाग लगा के उस कंट्री को डेवलप करेंगे। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलो, बोलो फटाफट बोलो, डेटा कलेक्शन। वर्ल्ड बैंक कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री का डेटा कलेक्ट करती है और देखती है उस कंट्री का हाल क्या है, और इस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से वो जज कर लेती है कितना लोन इसको देना है। इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। कोई दिक्कत है तो बोलो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो भैया, तुम लोग है ना एक बार थोड़ी देर नीचे जाओ, मैं करवा दूं, फिर अपन अलग से बात करते हैं। आगे पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा, बोलो एक्सपेंशन ऑफ बैंक इन अ ग्लोबल एक्टिविटी। वर्ड देखना ध्यान से, एक्सपेंशन ऑफ बैंक, बस इसे आगे मत पढ़ो चाहे, एक्सपेंशन ऑफ बैंक इन द ग्लोबल एक्टिविटी, इसके सामने लिख सकते हो MIGA, याद करो मैंने बताया था आपको, मतलब जितनी भी बैंक है ना, उन बैंकों को ग्लोबल लेवल पे लिया। कौन लेके आए ग्लोबल लेवल पे?
वर्ल्ड बैंक। तो ग्लोबल एक्टिविटी करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रही है उन बैंकों को, कह रही है कि तुम तो इस कंट्री को लोन दे दो, इसको लोन दे दो, टेंशन क्यों लेते हो, पैसा मैं नहीं निकलेगा तो मैं निकलवा के दूंगा। अरे समझ में, ट्रांसफर रिसोर्सेज, सुनो सुनो, ट्रांसफर रिसोर्सेज टू द पुअर कंट्री, IDA, याद करो, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, ट्रांसफर रिसोर्सेज टू द पुअर कंट्री। पुअर कंट्री कौन थी बोलो, मतलब कौन 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 सिस्टम हेल्प करता था, वर्ल्ड बैंक का IDA वाला पार्ट पुअर कंट्रीज को क्या करता था, हेल्प करता था। बोलो क्या फंक्शंस वर्क किए कि नहीं किए सारे के सारे, ठीक है। अब इधर से हल्का सा देख लो, अंदर नहीं जाऊंगा, टाइम पास है भैया, खाली पॉइंट पॉइंट बोले वालों, बोलो बोलो, डेटा कलेक्शन वाला पॉइंट। भाई एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक के पास आप चले गए, दे दो भैया 2000 करोड़ दे दो, 5000 करोड़ दे दो, तू बेवकूफ है, किस लिए चाहिए, बोले इसलिए चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक पहले आपकी रिसर्च करा लेगी कंट्री की, आपकी कंट्री को कितने पैसे की जरूरत है, आपकी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उससे पता लग जाएगा कि इसको कितने का लोन देना है। आप थोड़ी डिसाइड करोगे लोन, लोन वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे उस कंट्री का, आपको कैसे पता लगेगा इस कंट्री को क्या चाहिए। हाँ बोलो बोलो। वर्ल्ड बैंक से लोन मांगनी जाती है, खुद ही देती है। पाकिस्तान क्या कर रही है, मांगने जा रही है, खुद दे रही है। सर यूक्रेन, हाँ क्या चीज, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान रोज मांगने जाता नहीं जाता, IMF क्या रोज न्यूज में नहीं देख रहे हो, IMF से लोन नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान दे नहीं जा रहा है, मांग रहा है, IMF से लोन नहीं मिल रहा है। अरे तो जब भूखा मरेगा, 40,000 रुपए मिल रहे हैं तुमको, खर्च कितना कर रहे हो, 50,000 रुपए, तो पापा को फोन करोगे नहीं करोगे, क्यों कर रहे हो पापा को फोन। जब आदमी मरता है ना, मरता आदमी क्या करता है, यही करेगा और क्या करेगा। तो प्रैक्टिकल सोचो ना, कैसी बातें कर रहे हो तुम, इधर आओ। अब सुनो सुनो, फटाफट देख लो, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक, नहीं पढ़ रहा, मेरे को समझ में नहीं आता ये, मैंने इतनी कहानी सुना दी, आप ही बता दो, बोलो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था, बोलो फटाफट बोलो। नहीं ये तो फंक्शन थे, ये फंक्शन थे, ऑब्जेक्टिव 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 ये था कि मेरे को सारी कंट्रीज को क्या करना है, डेवलप करना है, और साथ में मेरे को अच्छा खासा क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ये ऑब्जेक्टिव किसका था बोलो, वर्ल्ड बैंक का। पढ़ो भैया, हेल्प द मेंबर नेशन टू रिकंस्ट्रक्ट, ध्यान से देखो वर्ड देखो, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जब वॉर के बाद आप खत्म हो जाओगे तो अपने आप को क्या करोगे, रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड ग्रांटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या देना है बोलो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। दिखाई दे रहा है आपको, आगे दिखाई देगा आपको, द वर्ल्ड बैंक ऑफर अ प्राइमरी फंक्शन, छोड़ दो भाई। अब सुनो देखो, एक तो रीएस्टेब्लिश इकोनॉमी, भैया लोन किस लिए दिया, जिससे कि इकोनॉमी को क्या कर सके, रीएस्टेब्लिश, अरे खत्म हो गई यार, उसको वापस बनाने है। अंडर डेवलप नेशंस को अच्छा खासा क्या दिया, लोन दिया, जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उनका जो प्रोडक्शन है वापस क्या हो सके, फैक्ट्रियां वापस चालू हो सके। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या। सेकंड पढ़ना भैया, टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द मेंबर नेशन। एक बात बताता हूं, सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना, अगर आपकी कंट्री ग्रो करती है तो बाकी कंट्रीज को भी समझ में आता है कि ग्रो कर रहे हैं, मतलब यहां पे आगे फ्यूचर में क्या है, स्कोप है। तो जब स्कोप दिखाई देगा ना, तो बाकी कंट्री आपकी कंट्री में आके क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। आज इंडिया नंबर 1 है स्कोप के लिए, और हर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, सब इंडिया को फोकस कर रहे हैं। बस मांगना आना चाहिए, मतलब बुलाना आना चाहिए, इनवाइट करना आना चाहिए। मोदी इनवाइट कर रहा है इज्जत से, योगी ने भी इज्जत से इनवाइट कर दिया। इंडिया मतलब अगर मैं बात करता हूं किसकी, यूपी की, यूपी राजस्थान से कम 25 से 30 साल आगे जा चुका है। अगर अभी भी आपने गवर्नमेंट को चेंज नहीं किया, वसुंधरा तो वैसे भी नहीं आएगी, पर अगर गवर्नमेंट को चेंज नहीं किया आपने, तो ये मान के चलो राजस्थान गड्ढे में चला जाएगा, ये मान के चला। अच्छा टॉपिक पे आते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई यहां पे देखना, टू एनकरेज द, बोलो बोलो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द मेंबर कंट्रीज। अगर वो कंट्री ग्रो करेगी तो उस कंट्री के अंदर फॉरेन कंट्री से जगह जगह से क्या आने लग जाएगा, बोलो, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब वो कंट्री क्या करेगी, बोलो, ग्रो करेगी। दिखाई दे रहा है आप लोग को, छोड़ दो भैया इसको, छोड़ दो, आप लोग पढ़ लेना, प्राइवेट लोन और ये लोन दिए थे। इधर से आ जाओ, टू ऑफर, सुनो सुनो सुनो, ऑफर गारंटीड ऑफ लोन सैंक्शन टू द स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। क्या करती थी बोलो, ये गारंटी देती थी और लोन सैंक्शन करवाती है। टू ब्रिंग द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉर, फ्रॉम द वॉर सिचुएशन टू द पीसफुल इकोनॉमी, लड़ाई वाली सिचुएशन से किसमें कन्वर्ट कर दिया आपको, बोलो, पीसफुल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। बोलो किसी को वर्ल्ड बैंक में डाउट है क्या, अब क्या वर्ल्ड बैंक चिपका के आ सकते हो, दिमाग में बैठा नहीं बैठा, पॉइंट सारे याद हो गए नहीं हो गए,
अब बोलो एग्जाम में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी लग रहा है आपको? इधर से आ जाओ, इधर देखना, सुनो सुनो, एक बार रीडिंग मारोगे बिल्कुल इधर देखो, हल्का सा दूंगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में डिफरेंस देख लो, वैसे 90% डिफरेंस नहीं है, कुछ छोटा मोटा डिफरेंस मिलेगा। एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, मैं बार बार बोल रहा हूं, आईएमएफ का काम है मॉनेटरी सिस्टम, एक्सचेंज रेट कंट्रोल रखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंटरनेशनल ट्रेड करवाना है, बॉर्डर्स रिमूव करने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आराम से हो सके, कोई भी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं आए, किसको लेके? ट्रेड को लेके। ट्रेड फटाफट हो, इधर आ जाओ। फोकस ऑन, बोलो बोलो क्या था? फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, जिस कंट्री की नेशंस अंडर डेवलप है, बेचारे गरीब है बिल्कुल, उनको क्या करना है? डेवलप करना है। आगे देखो, इधर दिखाई देगा आपको, हेल्प इन मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट, मैंने कहा था ना इसका फोकस किस पे होता है? बोलो, एक्सचेंज रेट पे होता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? एक्सचेंज रेट क्या रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। प्रोवाइड लोन टू द एड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये लोन देते हैं, किस बात के लिए देते हैं? प्रोजेक्ट्स को क्या करना है? बोलो, डेवलप कर रहे हैं। इधर से आ जाओ भैया, नेक्स्ट मिलेगा, ध्यान से पढ़ो, इम्बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो कंट्री सफर कर रही है, किससे सफर कर रही है? बोलो, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? माइनस में जा रही है, उन कंट्रीज को क्या लोन, कौन लोन देता था ये? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बातें कौन करता है? वर्ल्ड बैंक नहीं करता, कौन करता है? ये आईएमएफ। इधर आ जाओ, यहां पर आपको दिखाई देगा स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज जिनकी जीएनपी इससे कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और जिसकी जीएनपी इससे भी कम है, इसका मतलब कंट्री कौन सी है? बोलो, पुअर। और पुअर कंट्री को कौन सपोर्ट करेगा? ये बात हुई थी नहीं हुई थी अपनी? हुई थी ना? इधर आ जाओ, यहां पर जो मेंबर कंट्रीज है ना, वो एक अकाउंट बनाती है जिसका नाम है एसडीआर। अब बच्चे बोलेंगे नया वर्ड कहां से है एसडीआर? एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक अकाउंट है। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी प्लस में क्यों रहती है हमेशा? आपने कभी सोचा इस बात को? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपसे प्रीमियम लेगी, सबसे प्रीमियम लेगी। एक आदमी मरेगा, सारे थोड़ी मर जाएंगे, तो जो एक आदमी मरेगा उसको उसमें से दे देगी, पर उस तब भी उसके पास क्या होता है? पैसा बच जाता है। इसको एसडीआर बोला, मतलब हर मेंबर कंट्री को बोला कुछ कुछ पैसा जमा कराओ, इंश्योरेंस कराओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? किसने बोली बात? आईएमएफ ने। ये अकाउंट है, एसडीआर क्या है? एक अकाउंट है जिस अकाउंट में हर मेंबर कंट्री को कुछ कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। करा दिया। अब किसी भी कंट्री में आपदा आ गई या प्रॉब्लम आ गई तो वो पैसा उस कंट्री को दे दिया जाता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं एसडीआर। क्या बोलेंगे इसको? इधर क्या है? इधर देखना ध्यान से, इधर क्या होगा कि यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, मैंने बताया था आपको, किसका नाम लिया था? बोलो, प्राइवेट सेक्टर को कौन प्रमोट करता है? आईएफसी। बताया था मैंने आप लोग को ये बात। इधर आ जाओ, कोटा। अब आईएमएफ क्या करते हैं? पूरा का पूरा उस कंट्री का डेटा निकालते हैं, डेटा निकाल के पता कर लेता है कि भैया कितने पैसे की जरूरत है, उतना कोटा बना देगा। कोटा मतलब लिमिट बनाता है कि इस कंट्री को इतना लोन दूंगा। द फाइनेंशियल एंड बोरो द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, कहां से मिलता है पैसा? बोलो इनको, बॉन्ड मार्केट से। अब सुनो सुनो, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? आईएमएफ वैसे हो चुका है, आईएमएफ में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हल्का सा बता रहा हूं। इकोनॉमिक सर्विलेंस क्लियर है, लोन टू द कंट्री क्लियर है, ये टेक्निकल असिस्टेंस। अब बच्चे बोले सर टेक्निकल असिस्टेंस वहां भी आया था। अगर मान लो आपको लोन दे दिया और उस लोन को आपको यूज करना नहीं आ रहा है, तो हम आपको क्या करेंगे? बोलो, टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। प्रिपेयर द इकोनॉमिक रिपोर्ट, आ गई बात रिपोर्ट वाली। वहां पे डेटा कलेक्शन था, वहां क्या था? डेटा कलेक्शन। यहां क्या है? रिपोर्ट। बात तो वही होगी। आगे पढ़ो, प्रोवाइड द मशीनरी फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपकी एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंबर कंट्रीज को जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम का क्या देते हैं ये लोग? सॉल्यूशन देते हैं। अब बोलो, क्या ये वर्क कर गया? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वर्क कर गया? अब सुनो, ऑब्जेक्टिव देखोगे वही मिलेंगे जो वर्ल्ड बैंक के, तो कोई नए नहीं है भैया। क्या था? बोलो, क्या करेगा? आईएमएफ का पहला काम था इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना है? बोलो, ग्रो करना है। एक्सचेंज रेट को क्या रखना है? बोलो, स्टेबल रखना है। बात हुई थी नहीं हुई थी अपनी? टू असेस द एस्टिमेशमेंट, क्या लिखा है? बोलो, मल्टीनेशनल सिस्टम ऑफ पेमेंट, मतलब जो इंटरनेशनल आप खरीदते बेचते हो ना सामान, तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा उसका जो पेमेंट प्रॉब्लम है ना, उसको किसने सॉल्व किया? आईएमएफ ने सॉल्व किया। गिव कॉन्फिडेंस टू द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, आगे देखो, ये वर्ड देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपकी कंट्री किस में जा रही है? बोलो, माइनस में जा रही है, तो प्लस में जाने के लिए उस आईएमएफ से क्या मिलता था? लोन मिलता था। और देखो, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, वो दोनों में डाल सकते हो भाई। वर्ल्ड बैंक भी पॉवर्टी रिड्यूस कर रहा है, आईएमएफ भी क्या कर रहा है भाई? अगर आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है तो गरीबी तो खत्म करेगा, और क्या करेगा बताओ? आज कंडीशन कितनी खराब, पता है वहां के लोग क्या बोल रहे हैं? बोले आपने बम बना लिए, इन बम को यहां फोड़ो। वहां की पब्लिक बोल रही है ये बात, बोले बम यहां हमारे ऊपर फोड़ दो
क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं, हम मर रहे हैं। आपने बम बना दिया, उस बम का हम क्या करें, हमको खाना चाहिए। आप समझ लो ये कंडीशन, आटा नहीं है वहां पे, आटा नहीं मिल रहा है। इधर आ जाओ, आगे दिखा देगा फोरकास्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग द रियलिस्टिक लोन इनटू लो इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज को क्या दिया इन्होंने, लोन दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वर्क कर गया? अच्छा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आसपास ही थे, एक साल का डिफरेंस था। देखो यहाँ पे, देखो दिखाई देगा आपको, ये जो हुआ था ना, ये भी कॉन्फ्रेंस, ये जन्म इसका कहां पे हुआ था बोलो, 1945, वही जन्म का टाइम था, दिखाई दे रहा आपको। 1 मार्च 1947 में इन्होंने ऑपरेशन। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक करीब करीब एक साथ ही चालू हुई थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, और इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 188 मेंबर कंट्रीज थे इसके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही, पॉवर्टी रिमूव करनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करनी है, वही सारी चीजें मिलेंगी, कुछ नया नहीं है। हाँ भाई बोलो, यहां तो कोई डाउट है क्या? अगर आप एग्जाम में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक आता है तो क्या चेप के आओगे, नहीं आओगे? हाँ, अच्छा खासा कर देंगे। अब सुनो, अगर 5 मिनट और दो तो यही कहानी रिपीट हो रही है। टॉपिक क्या था बोलो? 5 मिनट और दो तो यही कहानी रिपीट हो रही है। और टॉपिक क्या था आपका बोलो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 टॉपिक थे इसमें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हल्का सा देख लो, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपसे। एक मिनट, हल्का सा देख लो, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, थोड़ा सा और बता रहा हूं मैं, एक बार रुको रुको। हाँ, सेम है बट थोड़ा सा समझो। एक मिनट, होमवर्क तो सब कुछ ही होता है। इधर से देखो, आपका एक टॉपिक था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। सुनो सुनो सुनो, टॉपिक का नाम क्या बोलो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पता है इसका मतलब समझना, ये कहीं ना कहीं बातें कर रहा है आपसे, फॉरेन जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, कुछ बेचूंगा, डील्स करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, करेंसी एक्सचेंज करूंगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इसमें रिस्क होती है। इसमें क्या होती है? टॉपिक का नाम लिख लो, रिस्क इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखो तो लिखो, हल्का सा लिखो, रिस्क इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं अंदर कुछ नहीं बोलूंगा, अंदर का टॉपिक अपने आप हो जाएगा, लिखना नहीं है, बस पहला पॉइंट लिख लो। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट बोलो? करेंसी रिस्क। मिला? अब सुनो सुनो, करेंसी रिस्क के अंदर खाली आप एक वर्ड हाईलाइट कर लो, ट्रांजैक्शन रिस्क। बस करेंसी रिस्क लिख लो और आगे एक वर्ड लिख लो, ट्रांजैक्शन। अब आपको नींद में भी याद आएगी मैंने क्या बोला था, या तो हो गया। अब सुनो, करेंसी रिस्क में क्या लिखा वर्ड आपने? अब सुनो सुनो, मैं एक बात बताता हूं। आप इंडिया में रहते हो, अभी $1 चल रहा है 80 रुपए का। ठीक है, आपको एक मशीन खरीदनी है, वो मशीन इंडिया में नहीं मिलती, कहां मिलती है? यूएस में। यूएस की कंपनी आपको जानती है, बोले ठीक है आप इंडिया मशीन भिजवा दो, हम पेमेंट कर देंगे। मशीन की कॉस्ट है $1,00,000। कितने की मशीन है बोलो? तो $1,00,000 को 80 से 80 लाख की मशीन होगी। तो बोले ठीक है आप इंडिया भिजवा दो, हम पेमेंट कर देंगे। तो यूएस की कंपनी ने क्या बोला? सर पेमेंट जो है ना हम डॉलर में लेंगे, हम हमारी कंट्री की करेंसी पेमेंट लेंगे। ठीक है, अब इस मशीन को इंडिया आने बाय शिप आती है, कितने महीने लग गए बोलो? 2 महीने। टॉपिक पे ध्यान से सुनना, आने में कितना महीना लग गया बोलो? जब वो मशीन इंडिया पहुंची, तब तक $1 का रेट हो गया आपके सामने 70 रुपए। देखा आपने? देखा नहीं देखा? 70-80 होते देखा है? तब तक $1 पता है कितने का हो गया? 90 का हो गया। आप कितने पैसे जमा कर रहे थे उस मशीन को खरीदने के लिए? 80 लाख। और जब वो मशीन इंडिया पहुंची, पेमेंट करने का टाइम आया, तो $1 कितने का हो गया? 90 का हो गया। अब भैया 90 लाख निकलेंगे जेब से आपके। इसे बोलते हैं, कौन से रिस्क बोलते हैं इसे? करेंसी रिस्क। तो अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, तो कई बार आपको फायदा भी हो सकता है, तो कई बार आपको क्या हो सकता है बोलो? नुकसान। इसे बोलते हैं करेंसी रिस्क। बोलो बैठ गया नहीं बैठ गया हिसाब किताब? आ गया? नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, पॉलिटिकल रिस्क। अब एक बात बताओ, हर फॉरेन की कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ऐसा क्यों? पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहते हो, क्यों? स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी बोलो? पॉलिटिकल। अरे वहां पर हर 6 महीने में थप्पड़ मार के उसको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? पीएम को। बोले तू हट जा, तू बैठ जा, फिर उसको थप्पड़ मार के हटा देंगे, तीसरे को बैठा देंगे। अरे तो कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है वहां पे? अनस्टेबल है। अगर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है ना, वो कंट्री अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकती। यहां पर 2 बार आ गया और 3rd राउंड पक्का है, सबको पता है ये। अपन लोग भी किसको देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। नहीं नहीं नहीं, मानो मेरी बात को, सुनो, प्रैक्टिकल सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अब सुनो एक बात बताओ, 3rd राउंड पक्का है कि नहीं है? मैं टॉपिक पे हूं, क्या वर्ड है बोलो? पॉलिटिकल रिस्क।
तो आपको पता है अगर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है, बोले चलो मोदी है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। सोनिया गांधी का हाल क्या था बताओ आपको, मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रहे, भाई फैक्ट्री लगाना चाहता है, फॉरेन से इंडिया आ गया वो इन्वेस्टमेंट, अब वो जब इन्वेस्टमेंट आ गया तो 6 महीने तक फाइल दबी रहती थी, 6 मंथ्स तक फाइल दबी, फिर बाद में पता लगता था बोले इतना दे दो तो आप फैक्ट्री लगा लो, नहीं तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। ये तो बात होगी किसकी, यहां मोदी का क्या इन्वाइट करता है, आ जाओ भैया, एक दिन के अंदर अंदर सिंगल विंडो सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जितने भी नॉर्म्स है वो सारे पूरे होंगे। अगर आप एक दिन से लेट करता है, गवर्नमेंट लेट करती है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता है। मतलब अब इनवाइट किया जा रहा है, पहले इनवाइट नहीं होता था, वो बंदा हाथ जोड़ता था कि मैं आऊंगा इंडिया, और उसके लिए उसको क्या देना पड़ता था, कुछ अमाउंट देना पड़ता था, तब जाके उसकी फैक्ट्री लगती थी। अब उल्टा हो गया, अभी कहते हैं सर हम देंगे आपको सब्सिडाइज रेट पे, जमीन देंगे, सब देंगे, आप तो आ जाओ फटाफट। इधर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट बोलो, फाइनेंशियल रिस्क। अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात करता हूं ना, तो ध्यान से देखना, यहां पे दिखाई देगा मेक द अर्निंग अनस्टेबल एंड द कंट्रीज फेल्ड फाइनेंशियली। अगर किसी कंट्री की अर्निंग अनस्टेबल है और कंट्री फाइनेंशियली फेल होती है तो उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलेंगे। इसके अंदर आएगा डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। फाइनेंशियल रिस्क में क्या आएगा, वर्ड बोलो, मतलब आप धीरे धीरे किस में जा रहे हो, माइनस में। बेस्ट एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल चलेगा पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, ऊपर क्या थी भैया, करेंसी रिस्क है, पाकिस्तान का करेंसी धीरे धीरे गिरती जा रही है, पॉलिटिकल सिस्टम में रिस्क हो गई, और कौन सी हो गई बोलो, फाइनेंशियल रिस्क हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलो इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनना, अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, लोग अपने पैसे की क्या करानी शुरू कर देते हैं, एफडी करानी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, बोलो बोलो, कमर्शियल रिस्क। दिखाई दे रहा है आपको, अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो उस कंट्री में फिर लोग एफडीज कराएंगे, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, कोई धंधा नहीं करना चाहता, वो सोचता है एफडी कराओ, चद्दर उड़ के घर पे सो, वैसे ही ब्याज आ जाएगा, क्यों धंधे में मिल ही नहीं रहा, उससे ज्यादा तो एफडी में मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूंगा। तो कंट्री का स्टेबिलिटी, मतलब कंट्री की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, खत्म होती है। लोग फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोलो, देखो भैया कमर्शियल रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा कमर्शियल रिस्क, यहां पे एक वर्ड लिख लो भैया, बेड डेट्स। कमर्शियल रिस्क पे लिख लो बेड डेट्स। यहां पे दिखाई देगा, देखो द गारंटर बोरोवर अनविलिंग और इंसॉल्वेंट टू पे द डेट्स। अगर कंट्री पैसा देने से मना कर दे या कंट्री की हालत खराब है तो उस रिस्क को कौन से रिस्क बोलेंगे अपन, कमर्शियल रिस्क। ये भी एग्जांपल बेस्ट सूट होता है, किसके ऊपर सूट होता है, पाकिस्तान पे सूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा, बोलो लिक्विडिटी रिस्क। राइट द नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लिखो, लिक्विडिटी रिस्क मिला, प्रोवाइड इनसफिशिएंट, ध्यान से पढ़ना, इनसफिशिएंट टू कवर द बिजनेस नीड्स और द सिचुएशन। अरे आप अपनी कंट्री को नहीं चला पा रहे हो, कंट्री के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कंट्री के अंदर जो छोटे मोटे खर्चे वो नहीं कवर कर पा रहे हो, उस खर्चे को क्या बोलेंगे, बोलो अपन लिक्विडिटी रिस्क बोलेंगे। बोले यहां तक कोई डाउट है क्या, ये टॉपिक का नाम क्या था बोलो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या थी बोलो, ये रिस्क थी। अब इसके अंदर हल्का सा अगर देखे ना तो स्कोप है, और स्कोप के बाद में आपका क्या है बोलो, नेचर। ठीक है, नेक्स्ट में कर लेंगे, हाँ दिख रहा है, अति हो गई अब लग रहा है मुझे, पर ठीक है, स्कोप और नेचर नेक्स्ट में कर लेंगे भैया। ठीक है, अब अगर स्कोप और नेचर को खुद भी पढ़ोगे तो अब जुगाड़ कर लोगे आप लोग, दिख रहा है मेरे को।